नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। हम लोग आज एक बार फिर से राम मंदिर के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं और राम मंदिर का ये चौथा हिस्सा है। इसको मैं पार्ट 4 कहता हूं। ये राम मंदिर पर जो चंदा चोरी है उसका चौथा हिस्सा। पहले हिस्से में हमने ग्लोबल षड्यंत्र की बात की थी, दूसरे हिस्से में मैंने ट्रस्ट के अंदर की बात की थी, तीसरे हिस्से में हमने अकाउंटेबिलिटी की बात कही थी, कानूनन अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है। आज हम बात करेंगे कि ट्रस्ट निर्णय कैसे लेगा, चंपत राय जी के खिलाफ या गोविंद गिरी जी के खिलाफ या कोई और जो गड़बड़ कर रहा है खासतौर से मुख्य ट्रस्टियों में। तो उस पर जो 6 तारीख की बैठक की चर्चा की जा रही है, उस 6 तारीख की बैठक पर क्या निर्णय होने वाला है और क्या हो सकता है। इसके अतिरिक्त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक एमपी एक एमपी ने एक पीआईएल डाली है। ये पीआईएल अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो ये आरजेडी के एमपी हैं। उन्होंने उस पर सीबीआई प्रूफ मांगा है, अयोध्या ट्रस्ट के फाइनेंसेस को लेकर ऑडिट की रिपोर्ट मांगी है। इन्होंने कहा है कि 77 लाख रुपया रिकवर हो चुका है जैसी खबरें आ रही हैं और इसके अतिरिक्त 3 जुलाई तक जो गतिविधि हुई है उसके बाद एसआईटी की बजाय इस पर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। उनका कहना था कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन और सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और अगर ये इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट करता है तो ये मामला कहां तक जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर एक अलग से एसआईटी बनाकर इन्वेस्टिगेशन की बात करता है तो मामला कहां तक जाता है। केंद्र की पावर, राज्य की पावर, ट्रस्ट की पावर, हिंदू समाज की पावर, सुप्रीम कोर्ट की पावर और ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टियों की पावर, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये आती है कि भाई इन्वेस्टिगेशन तो इन्वेस्टिगेशन है, एसआईटी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जब मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 में एक चीज कवर की थी अयोध्या के मामले में, और हमने कहा था कि क्यों नहीं निर्माण समिति कोई सामान्य समिति नहीं है। निर्माण समिति का जो कार्यभार है, जो उसमें काम किया गया है, निर्माण समिति के द्वारा जो निर्माण किया गया 2000 करोड़ रुपया लगभग खर्च किया गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट क्यों नहीं होनी चाहिए। मैं अगर बात करता हूं कि भाई एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर नृपेंद्र मिश्रा साहब उसके अध्यक्ष थे, केवल वो अकेले नहीं थे, वो तो पदेन अधिकारी बनते हैं ट्रस्ट में। लेकिन इसके अतिरिक्त नागेंद्र मिश्रा जी, वो भी रिटायर्ड आईएएस हैं, वो उसके सदस्य थे। श्री शत्रुघ्न सिंह जी, वो भी आईएएस हैं, वो भी उसके सदस्य थे। श्री दिवाकर त्रिपाठी आईएएस, वो भी, और प्रोफेसर रमन सूरी, ये और भी मेंबर्स हैं। यानी कि निर्माण समिति केवल नितिन मिश्रा से नहीं चल रही, इनके अलावा 3 और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स उसके कमेटी के सदस्य हैं और इसके अतिरिक्त एक प्रोफेसर कमेटी के सदस्य हैं। इन 5 लोगों की निर्माण कमेटी है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और निर्माण तो बिल्कुल सबसे ज्यादा गड़बड़ियां अगर कहीं होती हैं तो निर्माण में होती हैं। और चूंकि इस कमेटी ने काम आउटसोर्स किया है, अब चूंकि काम आउटसोर्स किया गया है एलएनटी को या और लोगों को, तो आउटसोर्सिंग वाले कामों में हम सब जानते हैं। खबर यह आई कि एसआईटी अब निर्माण समिति में भी, चूंकि फाइनेंस पूरा जहां से मंदिर शुरू हुआ, जिस स्टेप से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और समिति बनी, वहां से लेकर अभी तक सभी प्रकार के फाइनेंशियल एसेट्स और फाइनेंशियल खर्चे और उसमें होने वाले इन्वेस्टमेंट पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी। मैं समझता हूं कि निर्माण के मामले में अगर इन्वेस्टिगेशन अलग से बिठाना है, मतलब एसआईटी को भी एक स्पेशल कमेटी बिठानी चाहिए जो उसका इन्वेस्टिगेशन करे। जैसे पीडब्ल्यूडी के कुछ रिटायर्ड या सीपीडब्ल्यूडी के रिटायर्ड वो अधिकारी जो कि इंजीनियर हैं। मैं तो एक बात बड़े अच्छे से जानता हूं, कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का, मेरे पिताजी और सारे कंस्ट्रक्शन का काम करते थे, बड़े कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन का काम करते थे और मैं कुछ समय तक उसमें इन्वॉल्व रहा। डीएसआर का जो रेट होता है और लोकल पीडब्ल्यूडी का जो रेट होता है, बहुत बार डीएसआर का रेट लेते हैं क्योंकि 30% का मार्जिन लेकर चलती है। कभी भी याद रखिएगा, कोई भी जो डीएसआर वगैरह रहता है, शेड्यूल्ड रेट रहता है सरकार का, वो 30% मार्जिन लेकर चलता है और उसके बाद 10% कॉन्ट्रैक्टर का खर्चा रहता है। 60% खर्च होता है और 40% में 10% कॉन्ट्रैक्टर की मेहनताना कि वो कॉन्ट्रैक्टर है और 30% ये जो हिस्सा लगता है, चवन्नी अठन्नी, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 5%, 10%, ये करके 30% जाता है।
ये भारतवर्ष में जहां तक मैं समझता हूं, ये भारतवर्ष में एक पैरेलल सिस्टम है, पूरे देश में ही चलता है। अधिकारी ये कह के कॉन्ट्रैक्ट देता है कि इसमें 30% एडिशनल है, या फिर एक्सेस उसको कहते हैं कि एक्सेस बना दिया गया है, जो सप्लाई होती है उसमें भी एक्सेस बना दिया जाता है, उसका बल्गेज हटा दिया जाता है। बहुत सारी चीजें हैं जो 30% या उससे एवं बनता। अब इसके बाद निर्माण सामग्री गलत लगाई जाए तो फिर उसमें जो 60% बचता उससे भी उसकी चोरी हो जाती है। अब इन विषयों पर जो ओरिजिनल रेट जैसे सीएजी करती है, ओरिजिनल रेट बनाम जो शेड्यूल दिया गया या फिर जो बाकी हुए हैं, उस पर एसआईटी काम करना शुरू कर दिया है। हो सकता है कि भगवान ने मेरे मुंह से बुलवाया हो चीजें, क्योंकि वो तीनों वीडियोस खूब सही से वायरल हुई हैं, तो लोगों ने उसकी गहराई समझी हो और उस पर एसआईटी को भी समझ में आया हो कि खेल कहां होता है। और हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर डायरेक्शन दिया हो कि नहीं, ये भी पूरा कवर किया जाना चाहिए। इसके जवाब में वो एसआईटी निर्माण समिति में ना घुस जाए, इसके जवाब में केंद्र की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे और उस पर मॉनिटरिंग करे सुप्रीम कोर्ट। ये हो सकता है कि आरजेडी के एमपी की जो पीआईएल है वो उसी दिशा में हो कि वो एसआईटी को हटाकर, उन्होंने कहा भी है एसआईटी हटाकर इसको लगाना चाहिए। अब एक विषय जो बहुत महत्वपूर्ण यह है, क्या चंपत जी ने इस्तीफा दिया है? आज तक कोई वेरीफाई नहीं कर पाया है कि चंपत जी ने इस्तीफा दिया है। ट्रस्ट की तरफ से एक पत्र जारी किया गया, उस पत्र में यह कहा गया कि चंपत जी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसका हम 11 तारीख को संज्ञान लेंगे। फिर बाद में कहा गया हम 6 तारीख को संज्ञान लेंगे। वो पत्र मैं आपसे कहूंगा कि वो पत्र आप देखिए। इस पत्र में पहली बात तो यह है कि अयोध्या, जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट का निर्माण हुआ तो उसमें अयोध्या नहीं लिखा गया था, इसमें अयोध्या लिखा गया है। दूसरी बात उसमें यह आती है कि किसी का सिग्नेचर नहीं है, ना ही डिजिटल सिग्नेचर ना ओरिजिनल सिग्नेचर। तीसरी बात उसमें यह आती है कि इस पत्र में जिसमें यह कहा गया है, इस पत्र में अध्यक्ष कहां है? अध्यक्ष का कोई साइन नहीं है, अध्यक्ष का नाम भी। कोषाध्यक्ष को क्या अधिकार है? क्योंकि मैं लगातार कह रहा हूं गोविंद गिरी जी महाराज इसमें सबसे बड़े जो कोषाध्यक्ष हैं, सारी जिम्मेदारी उनकी ही है, कोषाध्यक्ष की ही सारी जिम्मेदारी है। कोषाध्यक्ष के बाद आफ्टर ऑल बाकियों का नाम आता है। तो कोषाध्यक्ष क्या ट्रस्ट की बैठक बुला सकता है? ट्रस्ट की बैठक बुलाने का जो ट्रस्ट बनी है उसकी डीड है, उसमें प्रावधान यह है कि महासचिव बुलाएगा, स्पेशल एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में अध्यक्ष बुलाएगा, और अध्यक्ष और महामंत्री दोनों ही एब्सेंट रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में 1/3 मेंबर ये अध्यक्ष को लिखकर दे सकते हैं कि आप बैठक बुलाइए। वो भी बैठक आहूत करने का राइट केवल अध्यक्ष को है। क्या कोषाध्यक्ष कोई बैठक बुला सकता है? डीड में तो ऐसा नहीं है। कोषाध्यक्ष लिमिटेड है ये चोरी प्रकरण में। कोषाध्यक्ष अगर डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मैं चंपत जी को फंसा दूंगा, मैं बाकी संतों को फंसा दूंगा, मैं अध्यक्ष को फंसा दूंगा, तो ये उसकी कानूनन गलतफहमी है। क्योंकि ये मामला अगर बढ़ेगा तो कोर्ट जाएगा, जैसा कि पीआईएल दाखिल हो चुकी है, और कोर्ट में अगर जाएगा तो बहुत सारी चीजें और भी निकल कर आएंगी। पहले बैठकें होती नहीं, उनमें निर्णय कौन लेता रहा, किसके पास कानूनन पावर है, और इन बैठकों में कौन कौन लोग शामिल होता था, किसने किसने सुझाव ट्रस्ट को दिए, और उन सुझावों के आधार पर ट्रस्ट आगे बढ़ा। वो कौन लोग थे जो ट्रस्ट को पीछे से चला रहे थे, वो कौन लोग थे जो चोरी होने के बाद भी पुलिस में एफआईआर दर्ज न हो, इसके लिए चंपत जी को कह के वो अपने पैर पटक कर वहां से वापस आए कि एफआईआर दर्ज न हो पाए। वो कौन लोग थे, ये सारी चीजें निकलकर बाहर आएंगी अगर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हुआ तो। दूसरी बात यह भी है कि कौन कौन लोग भर्ती हुए और उन पर विश्वास, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो हो सकता है, लेकिन क्या पीछे से कोई और भी शामिल है, यह भी पता करना पड़ेगा। अब सवाल कुछ महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि अगर ट्रस्ट की बैठक बुलाई गई है, जैसा कि मीडिया में चल रहा है, और चंपत जी ने इस्तीफा दे दिया, उस पर डिस्कशन में पहली बात तो जहां तक मैंने कंफर्म किया, चंपत जी ने इस्तीफा नहीं दिया। उनका मानना, मेरे पास कोई उसका प्रमाण नहीं है, लेकिन जो अयोध्या में बातें चल रही हैं, उनका मानना यह है कि मैं कलंक लेकर यहां से जाने वाला नहीं हूं, मैं कलंक धोकर जाऊंगा। अगर मैं यहां से चला गया तो पीछे से ये लोग क्या करेंगे, और कैसे एक व्यक्ति को भाजन बनाकर, और जीवन भर राम की सेवा मैंने 40 वर्ष की है,
40 वर्ष की राम की सेवा को कलंक लेकर मैं मिटाना नहीं चाहूंगा, कलंक लेकर यहां से जाना नहीं चाहूंगा। मैं अगर सच्चा हूं तो मेरी उपस्थिति में सारे इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, मेरी उस उपस्थिति में सब कुछ दूध का दूध पानी पानी होना चाहिए, मेरी उपस्थिति में मेरी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यानी कि ट्रस्ट का निर्णय और मेरी गिरफ्तारी भी अगर होनी है तो मैं गिरफ्तार होना पसंद करूंगा, इस्तीफा देना नहीं, क्योंकि मैं सच हूं और सही हूं तो मुझे डर नहीं है। जब इस तरह की बातें चल रही हैं और उनका कहना यह भी है कि अगर मेरा जवाब मांगा गया, क्योंकि ट्रस्ट से किसी को उन्होंने इस्तीफा अगर नहीं दिया है, तो अगर ट्रस्टी ने रिटायरमेंट लेना चाहा, यानी कि उसने रेजिग्नेशन दिया है, तो ट्रस्ट डीड के क्लॉज 7 के में वो कहता है कि नहीं, जैसे ही रिजाइन करेगा वैसे ही इमीडिएट इफेक्ट से रेजिग्नेशन मान लिया जाएगा। लेकिन उसके क्लॉज आर में ये बात कही गई है कि अगर उसने रेजिग्नेशन दिया है तो 1 महीने का प्रायर नोटिस पहले वो ट्रस्ट बोर्ड को देगा। उसके बाद इसका, इन दोनों का अगर इंटरप्रिटेशन किया जाए तो ये कहा जा सकता है कि अगर रिजाइन किया है तो 1 महीने का प्रायर नोटिस और उसके बाद रेजिग्नेशन एक्टिव होगा, और जब एक्टिव होगा तो इमीडिएट इफेक्ट से वो खत्म हो जाएगा। दूसरी बात ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी भी ट्रस्टी को हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए 10 में से। 10 में से 2/3 का मतलब आप समझते हैं? 10 में से 2/3 का मतलब है कि कम से कम 7 सदस्य चाहिए। अगर 7 सदस्य किसी को हटाने के लिए सहमति देते हैं तो ही वो उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। अब 7 सदस्य इस समय आने की स्थिति में हैं क्या, ये विचार करने का विषय है। अब अगर उनको हटाना चाहता है कोई, कोषाध्यक्ष अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतारकर महासचिव पर लगाना चाहते हैं, तो फिर ट्रस्ट की बैठक को क्या कोषाध्यक्ष को बुलाने का अधिकार है? ट्रस्ट में जो 15 मेंबर हैं उनमें से 10 मेंबर ही केवल ऐसे हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था कि 10 मेंबर ही केवल ऐसे हैं जो कि निर्णय ले सकते हैं। उनमें से 1/3 अध्यक्ष के ऊपर का दबाव बनाना है बैठक का, तो 1/3 1/3 कम से कम 4 लोग उस पर साइन करके देंगे, तब कहीं अध्यक्ष बाउंड होगा बैठक बुलाने के लिए। कोषाध्यक्ष को राइट नहीं, किसी और मेंबर को अधिकार नहीं है, केवल महासचिव को अधिकार है और अध्यक्ष को अधिकार है, और अध्यक्ष को कुछ विशेष परिस्थितियों में बाउंड किया जा सकता है कि उसको बैठक बुलाना है। दूसरी बात यह भी है कि अगर कोई निर्णय लेना है तो वो मेजॉरिटी से निर्णय लेना होता है। ट्रस्ट में कोई भी 2 या 3 लोग या फिर प्रेजेंट एंड वोटिंग नहीं है। प्रेजेंट एंड वोटिंग का मतलब है कि 10 ट्रस्ट के वो ट्रस्टीज हैं जो मुख्य न्यासी हैं, वो 10 ट्रस्टियों में अगर ये कहा जाए कि 3 बैठकर वहां 5 लोग ही आए, 5 में से 3 ने निर्णय ले लिया, तो ये निर्णय वैध नहीं है। जहां तक मेरे पास सूचना है, जो मैं समझ पा रहा हूं या जो मुझे पता है, उसके अनुसार तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष अभी बहुत बीमार हैं और वो अभी नहीं आ सकते हैं, जिनको हम महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज कहते हैं, वो अभी नहीं आ सकते। तो उनकी उपस्थिति में ट्रस्ट की बैठक है तो महासचिव लेगा, या फिर ट्रस्ट ने कोषाध्यक्ष को ऑथराइज किया हो तो कोषाध्यक्ष लेगा, क्योंकि कोषाध्यक्ष कैसे कर सकता है? गोविंद गिरी जी महाराज, गोविंद देव गिरी जी महाराज, या फिर और जो पूज्य संत हैं, जैसे पाराशरण साहब क्या कहते हैं, मैं समझता हूं कि पद्मश्री के पाराशरण साहब जो मेन ट्रस्टी हैं, जिन्होंने बाकी ट्रस्टियों को अपॉइंट किया है, जिनके एड्रेस पर ट्रस्ट बनी थी और जिनको 1 रुपया केंद्र सरकार ने दिया था, और जो सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की देखरेख कर रहे थे, उनका आना। महंत वासुदेवानंद जी सरस्वती जी महाराज, क्या वो आने की स्थिति में हैं? स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, क्या वो आने की स्थिति में है? युग गुरु, युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज, क्या आने की स्थिति में हैं? ये सवाल बहुत बड़े हैं कि ये लोग क्या ट्रस्ट की बैठक में 10 लोग आने को तैयार हैं। एक अध्यक्ष जी, जैसे मैंने कहा कि अध्यक्ष जी बहुत बीमार हैं, वो कैसे आएंगे? चंपत राय जी अभी डिस्प्यूटेड हैं, उनकी बात छोड़ दीजिए। कोषाध्यक्ष बचते हैं गोविंद देवगिरी जी। कोषाध्यक्ष के अलावा जो बाकी के संत हैं, जो 7 और जो 6 और संत हैं, और साथ में पाराशरण जी हैं। और अगर बैठक बुलानी है तो फिर महामंत्री को अधिकार डीड के अनुसार है, अध्यक्ष को स्पेशल सर्कमस्टांसेस में है। अध्यक्ष और महामंत्री को बाउंड किया जा सकता है कम से कम 3 लोगों के हस्ताक्षर से। तो ये 3 लोग कौन हैं जो हस्ताक्षर करके चलिए बैठक बुला भी ली जाती है, लेकिन अगर उनके इस्तीफा नहीं उन्होंने दिया है तो कौन उनको
इसलिए इस विषय को बड़ी गहराई से सोचिएगा। जो चंपत जी का मैं समझ पा रहा हूं, जो उनकी तरफ से हवा चल रही है कि मैं अगर ट्रस्ट से जाऊंगा तो सब दूध का दूध और पानी का पानी करके जाऊंगा, मैं कलंक लेके यहां से जाने वाला नहीं हूं। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले तो ट्रस्ट की बैठक में बात करूंगा, पूरी बात रखूंगा, लिखित बात रखूंगा। जो लिखित बात रखने का मतलब यह होता है कि आप ओरली बोले और भूल गए, ऐसा नहीं, लिखित रखूंगा। जब वो लिखित अपने पूरा प्रस्ताव रखेंगे कि आज तक पिछले 6 वर्षों में ट्रस्ट में क्या क्या हुआ और पिछले 6 वर्षों में निर्माण समिति से लेकर और अभी तक की जो कार्यविधि उनके सामने से गुजरी, उसमें उनका रोल क्या है। एक विषय कई लोग उठा रहे हैं कि भाई जो टिन्नू यादव है वो आपका ड्राइवर था, आपका व्यक्ति था, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये वाइकेरियस लायबिलिटी का मामला नहीं बनता है। वाइकेरियस मतलब प्रतिनिधित्व जो दायित्व बनता है वो दायित्व नहीं बनता। कोई भी चोर, जब वाइकेरियस लायबिलिटी की बात बनती है तो वाइकेरियस लायबिलिटी का मतलब होता है कि चोरी करने में शामिल होना। क्या महामंत्री, अध्यक्ष या बाकी सदस्य, कोई भी 10 में से कोई भी एक सदस्य, क्या इस चोरी में शामिल है? क्या उसकी सहमति है? क्या उसने डायरेक्शन दिया है? क्या उसको मालूम है? या फिर उसको मालूम पड़ते ही वो थाने जाता है और एफआईआर दर्ज करने की बात करता है? उसको मालूम पड़ता है, जब थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो वो मुख्यमंत्री को कहता है और कहता है कि अब आप एसआईटी बनाइए, क्योंकि पुलिस में रिपोर्ट लिखने से किसी ने फोन करके मना कर दिया और इतने बड़े किसी व्यक्ति ने मना किया कि मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूं कि मैं एफआईआर करवा सकूं, या और इसी तरह का कोई प्रकरण, मैं पूरी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसी के अनुसार बोल सकता हूं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी बना दी, एसआईटी बनाकर उस पर इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया। वो एसआईटी, एफआईआर और जो सब कुछ हुआ वो चंपत जी के कहने पर ही हुआ, और जो पहला अटेम्प्ट किया गया वो भी उन्होंने किया। जो व्यक्ति खुद आगे बढ़कर आ रहा है, अगर उसका ड्राइवर चोरी करता है तो बात तो ठीक है, मोरली वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि आपने ड्राइवर चुनते समय क्या देखा था, लेकिन ड्राइवर की चोरी के आधार पर क्या उस व्यक्ति को चोर ठहराया जा सकता है जिसका वो ड्राइवर, क्योंकि किसी की भी नियत पैसा देखकर कभी भी दिख सकती है, वो बाकी लोगों के साथ मिलकर शामिल हो जाता है। ऐसा इतिहास में कई बार हुआ है कि कोई राजा, उसका जो महामंत्री था या फिर उस राजा का सेनाध्यक्ष दूसरी तरफ से लड़ने लगा, तो क्या यह कहा जाए कि वो राजा रिस्पॉन्सिबल है? बात ठीक है कि वो राजा रिस्पॉन्सिबल है, वो हार गया और उसने पूरा देश गवा दिया। लेकिन सवाल यहां पर जो मुख्य है वो ये है, कानूनन मोरली बात मत करिए। मैं कोई मोरली बात नहीं कर रहा हूं। जो मीडिया में चल रहा है तमाम तरह की कहानियां, वो सब अपने अपने एजेंडे को कैसे पूरा कर रहे हैं। लोग कह सकते हैं कि मैं भी एजेंडा पूरा कर रहा हूं, लेकिन सच ये है कि मैं कानून के बैकग्राउंड का रेफरेंस लेते हुए बात कर रहा हूं, और कानूनी रेफरेंसेस के अनुसार ऑनरेबल कोर्ट बहुत सारे डिसीजंस पहले दे चुका है इन्हीं विषयों पर। खासतौर से ट्रस्ट के विषय में बहुत सारे डिसीजंस पहले दिए जा चुके हैं, और जो डिसीजन दिए जा चुके हैं उनका हवाला भी यहां देना जरूरी है। आप समझिए, शंकर पदम थापा वर्सेस विजय कुमार दिनेश चंद्र अग्रवाल, ये 2025 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसके पैरा नंबर 14, 15 और 16 को आप पढ़ेंगे तब उसमें पता लगता है कि वो क्या कह रहे हैं। डी फैक्टो कंट्रोल किसका है, असली प्रशासनिक नियंत्रण किसके हाथ में है, और कौन रिस्पॉन्सिबल है। ट्रस्टी को सीधा रिस्पॉन्सिबल तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वो इन्वॉल्व ना हो। किसी व्यक्ति को चुनने के आधार पर, किसी व्यक्ति पर विश्वास करने के आधार पर जिसने विश्वासघात किया हो, उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसा ही मैंने कल भी बताया था, ऑफिशियल ट्रस्टी वेस्ट बंगाल वर्सेस सचिंद्र नाथ चैटर्जी 1969 का जजमेंट है। इसमें भी यह कहा गया था ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बनता है, और वो सब पर बनता है। अगर कोई कर्मचारी किसी भी ट्रस्टी ने चुना था, वो सभी ट्रस्टियों के लिए ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला बनता है। और इसमें यह भी कहा गया था इस जजमेंट में कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स या पदाधिकारी रखे जाते हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए ये जो 4 आईएएस ऑफिसर वहां बैठे हुए थे और उसके अलावा 4 और निर्माण समिति में बैठे हुए थे, तो हम कह लें कि 8 बैठे हुए थे, ये वहां क्या कर रहे थे।
दूसरी बात, एनएस गिरी वर्सेस कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ मंगलूर 1999 का जजमेंट है, और इसमें भी पैरा नंबर 7, 8 और 9 में बाकायदा एक्सप्लेन किया है एक्स ऑफिशियो का अकाउंटेबिलिटी और सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए। और शेख अब्दुल कयूम की बात मैं कर ही चुका हूं, और समझ लीजिए कि इस मामले में ट्रस्टी कितने दोषी होते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि ट्रस्टियों को लेकर जो निर्णय होने हैं या जो पत्र वो दिखाया जा रहा है, ये आप देखिए, ये जो पत्र दिखाया जा रहा है, ये पत्र वाकई में कोई लीगल सैंक्टिटी रखता है या फिर ये सब हवा हवाई चल रहा है? मामला तो तब होगा जब एसआईटी अपनी रिपोर्ट लगाएगी। एसआईटी ने जैसे 8 लोगों की गिरफ्तारी करवाई, वैसे ही ट्रस्ट के बाकी मेंबर्स की गिरफ्तारी होगी। अगर वो उसमें इन्वॉल्व होंगे तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और मैं समझता हूं कि पूरे हिंदू समाज को अगर सोचना है तो जब तक एसआईटी की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक इस प्रकार के जो अनर्गल सरमाइसिस चल रही हैं, हवा में बातें चल रही हैं, उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूं न्याय दर्शन भारत में है जो कहता है जो प्रत्यक्ष है, जो प्रत्यक्ष दिखता है, वो भी सच हो यह आवश्यक नहीं है। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है, प्रत्यक्ष के उपमान की आवश्यकता पड़ती है, प्रत्यक्ष के बाकी आयामों को देखना चाहिए, और फिर लिखित प्रमाण के आधार पर, इनके डीड के कानून के अनुसार तब निर्णय लेना चाहिए। आप मीडिया रिपोर्ट के आधार पर, किसी के स्टेटमेंट के आधार पर, चाहे वो आरजेडी, आप आरजेडी वही है जो अडवाणी जी को गिरफ्तार किया था लालू ने, और इधर अखिलेश जी बोल रहे हैं तो वो वही हैं जिन्होंने गोली चलवाई थी। क्या इनसे ज्यादा, क्या इन पर विश्वास ज्यादा है आपका, जो राम के लिए जीवन भर तड़पते और मरते रहे उनसे? ये तो षड्यंत्र है। षड्यंत्र कहीं भी कर सकते हैं और कोई भी लगा सकता है, लेकिन हकीकत यह है कि उस पर इन्वेस्टिगेशन होगा, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही निर्णय हो सकता है। वही सच है, बाकी सब कुछ ऐवे ही चलता है। मैं समझता हूं कि मैं बता पाया, और आप इसको कैसे क्लैरिफाई करते हैं, आपके मन में क्या आता है वो बताइए। इसका तब 5वां पार्ट में रिकॉर्ड करूंगा। जय हिंद।